सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब देखो गुप्तकाल। गुप्तकाल देखो, गुप्तकाल के बारे में बात करें तो गुप्तकाल से भी आपने देखा होगा, अगर आप पुराने पेपरों को देखोगे ना तो ओल्ड पेपर के अनुसार आप देखो तो गुप्तकाल के भी राजा महाराजाओं से ज्यादा सवाल नहीं पूछता है। इसके गुप्तकाल की पूछता है कला संस्कृति, गुप्तकाल के मंदिर पूछता है, गुप्तकाल की चित्रकला पूछता है, इनसे ज्यादा सवाल आता है। राजा महाराजा सवाल ज्यादा नहीं आता, लेकिन फिर भी राजा महाराजा थोड़ा बहुत जिनके बारे में जानकारी तो करनी पड़ेगी, तभी हमको ऐसा लगेगा। देखते हैं। देखो गुप्तकाल का उदय, ये जो गुप्तकाल है इसका उदय कब हुआ? तो इसका जो उदय हुआ था ये हुआ था तीसरी शताब्दी के अंत में। तीसरी शताब्दी के अंत में कहां हुआ? इसका उदय हुआ था प्रयाग, प्रयाग के निकट। कहां पर? प्रयाग के निकट। कहां पर हुआ था? कौशाम्बी में। प्रयाग के निकट कहां पर हुआ था? कौशाम्बी में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्तकाल का उदय कब हुआ, तो गुप्तकाल का उदय हुआ था कब? तीसरी शताब्दी के अंत में, प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। पहला बात। अब देखो गुप्त वंश का आप पहला शासक देखो तो पहला शासक का नाम मिलता है क्या? श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त 275 से लेकर 280 ईस्वी तक रहता है। हालांकि कई किताबें क्या करती हैं, कई किताबें इसका जो शासनकाल जो है श्रीगुप्त का वो लिखती हैं कब से कब तक? 240 से लेकर 280 तक। अगर पढ़ते हो, किरण वगैरह पढ़ते हो, या अगर आप कोई गाइड वगैरह पढ़ते हो, तो मोस्टली उसमें इसका शासनकाल दे रखा है 240 से 280 दे रखा है। लेकिन इसका अगर आप कोई ऑथेंटिक बुक देखो, केसी श्रीवास्तव देखो, आरबीएससी या एनसीईआरटी देखोगे, तो मोस्टली में यही लिखा है कि इसका उदय तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ। और तीसरी शताब्दी का अंत 240 तो होता नहीं है ना, 275 के आसपास आप अंत मान सकते हो। तो इसका शासनकाल लगभग 275-280 तक रहा। पहली बात, श्रीगुप्त को क्या मानेंगे? इसको गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश का क्या मानते हैं? इसको संस्थापक मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपसे पूछे बताओ इस श्रीगुप्त की उपाधि क्या है? उपाधि, तो इसकी उपाधि है कौन सी? महाराजा। उपाधि कौन सी इसकी? महाराजा। तीसरा, आगे बात करें श्रीगुप्त के बारे में, तो श्रीगुप्त का देखो कोई ना तो हमको शिलालेख मिला है, ना अभिलेख मिला है, ना कोई इसका ग्रंथ है श्रीगुप्त का। तो फिर इस श्रीगुप्त के बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है? कोई आप में से बता सकता हो कि श्रीगुप्त के बारे में जानकारी हमको कहां से प्राप्त होती है? तो श्रीगुप्त के बारे में हमें जानकारी कहीं से मिलती है। जानकारी कहां से मिलती है? जानकारी हमको मिलती है एक चीनी यात्री, इसका भी नाम आप गलत बताओगे, बताओ। चीनी यात्री कौन था? हाँ, कौन था? चीनी यात्री इत्सिंग। कौन था? इत्सिंग। चीनी यात्री इत्सिंग के यात्रा विवरण से, यानी इसके श्रीगुप्त के बारे में जानकारी हमको कहां से मिल रही है? चीनी यात्री है, इसका नाम है इत्सिंग, इस इत्सिंग का है यात्रा विवरण, इससे जानकारी मिलती है। अगला सवाल यह है कि जो इत्सिंग है ना, इस इत्सिंग का यात्रा विवरण जो है उसका नाम क्या है? भाई चीनी यात्री इत्सिंग है, इस इत्सिंग का क्या है? यात्रा विवरण है। इस यात्रा विवरण का कोई तो नाम रहा होगा। मैं किसके नाम की बात कर रहा हूं? चीनी यात्री। देखो, संस्थापक श्रीगुप्त हो गया, उपाधि महाराजा की होगी। जानकारी कहां से मिलेगी? चीनी यात्री इत्सिंग के यात्रा विवरण से मिलेगी। सवाल यह है कि बताओ नाम क्या है यात्रा विवरण का? तो यात्रा विवरण का नाम अगर पूछे तो क्या है? ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट। ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट, ये क्या है? यात्रा विवरण, जिससे हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में? श्रीगुप्त के बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और कहां से मिलती जानकारी? और जानकारी हमको मिलती है प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त, अगर आप में से कोई बता सके कि हु इज प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त कौन है? तो प्रभावती गुप्त कोई है तभी तो हम बात करें। बताओ कौन है प्रभावती गुप्त? ये किसी गुप्त काल के ही शासक की पुत्री है, और उस शासक का नाम है चंद्रगुप्त सेकंड। सुना है नाम? चंद्रगुप्त सेकंड जो है, चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी कौन है? प्रभावती गुप्त। और जो प्रभावती गुप्त है
इस प्रभावती गुप्त का एक अभिलेख है, बताओ कौन सा है। और देखो जानकारी एक तो इससे मिलेगी, दूसरी जानकारी कहां से मिलती है, प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्र अभिलेख से, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई क्या, कि जानकारी हमको और कहां से मिल रही है, जानकारी हमको मिलती है चंद्रगुप्त सेकंड, जो आगे आएगा उसमें भी लिखाऊंगा मैं किसकी बेटी है क्या है। तो जानकारी एक तो चीनी यात्री सिंह के यात्रा विवरण से, विवरण का नाम क्या है, ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट। दूसरी कहां से मिल रही है, प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्र अभिलेख से मिलती है, ठीक है। और इस पूना स्थित ताम्र अभिलेख जो है, इसमें क्या बताया गया, इसके अनुसार जो श्रीगुप्त है ना, श्रीगुप्त को आदि पुरुष माना है। क्या माना है इसको, आदि पुरुष माना है। आदि पुरुष मतलब, आदि पुरुष का मतलब क्या होता है भाई, श्रीगुप्त को आदि पुरुष माना है। आदि पुरुष का मतलब क्या है, आदि का मतलब होता है प्रारंभ। एक तो ईटीसी वाला आदि होता है, एक आदि का मतलब होता है प्रारंभ। यानी कि प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्र अभिलेख में श्रीगुप्त को गुप्त वंश का क्या माना गया है, आदि पुरुष माना गया है, यानी कि इसको संस्थापक माना गया है। तो इस बात से भी तय होता है कि भाई ये संस्थापक था, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया है, माना है। और क्या बताया गया है इसमें, और यह बताया गया है कि इसका उत्तराधिकारी, किसका उत्तराधिकारी, श्रीगुप्त का, इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। कौन हुआ, इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ जो 319 ईस्वी तक रहा। जो कब तक रहा है, 319 ईस्वी तक रहा। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आई होगी। ये बात आपको समझ में आई होगी, कैसे समझ में आई होगी, कि मैंने आपको क्या बोला कि गुप्त वंश का उदय, अगर आपसे राइज पूछे इसका उदय कब हुआ, तो उदय कब हुआ, 3री शताब्दी के अंत में। कहां पर हुआ, प्रयाग के निकट एक जगह है, जगह का नाम क्या है, कौशाम्बी। कौशाम्बी में इसका उदय हो गया, पहली बात। दूसरा, हम पहले किस शासक की बात कर रहे हैं, श्रीगुप्त के बारे में। इसका शासनकाल लगभग 275-280 ईस्वी तक है। इसे क्या मानते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक। उपाधि क्या है इसकी, उपाधि है इसकी किसकी, महाराजा की, ठीक है। जानकारी कहां से मिलेगी बताओ, जानकारी तो जानकारी एक तो चीनी यात्री सिंह के यात्रा विवरण से मिलती है, नाम क्या है, ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट। और कहां से मिल रही है, और जानकारी हमको मिलती है प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्र अभिलेख से मिलती है। और इसके अनुसार श्रीगुप्त को गुप्त वंश का क्या माना गया है, आदि पुरुष माना गया है, यानी कि संस्थापक माना गया है। और इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, घटोत्कच हुआ, जो कब तक रहा, 319 ईस्वी तक रहा। बोले बात समझ में आती है, ठीक है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये जो श्रीगुप्त है और घटोत्कच जो है, इनके बारे में ऐसी कोई हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। ना तो घटोत्कच के बारे में कोई विस्तृत जानकारी है, ना कोई श्रीगुप्त के बारे में कोई हमको विस्तृत जानकारी है, ठीक है। तो इतनी जानकारी हमको मिलती है इन दो जगहों से, चीनी यात्री इत सिंह के यात्रा विवरण से और प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्र अभिलेख से। चलो आगे, अब देखें, अब अगला जो शासक आने वाला है वो घटोत्कच का बेटा है। किसका बेटा है, घटोत्कच का। घटोत्कच का जो बेटा है उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम कब से कब तक रहेगा भाई, ये घटोत्कच कब तक रहा है, घटोत्कच रहा है 319 ईस्वी तक। तो इसके 319 के बाद ही आएगा कौन, चंद्रगुप्त, ठीक है। एक्चुअली क्या नाम रखने का भी रीजन है, नाम रखने से चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक। देखो नाम रखने का रीजन क्या है, जैसे आप देखो हर जगह आपको कई जगह फर्स्ट, कई जगह जैसे जयपुर में जयसिंह 3 हुए, जयसिंह फर्स्ट, जयसिंह सेकंड, जयसिंह थर्ड, 3 हुए ना इसमें। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, उससे प्रभावित होकर जैसे हमारे दादाजी ये थे भाई, अपने दादाजी पर सबको कॉन्फिडेंस है कि नहीं, है ना, कि हमारे दादा ने जो कर दिया वो, तो कई बार उनको याद रखने के लिए भाई बार बार उनका नाम लिया जाएगा, है इसलिए नाम रखते हैं। कई पति को याद रखने के लिए, कई दादाजी को याद रखने के लिए ऐसे नाम रख लेते हैं। जैसे मान लो किसी के पति का नाम था मान सिंह, तो वो अपने पोते का नाम क्या रख देगी, मान सिंह, नहीं, ऐसे चलता रहे। अब देखो ये चंद्रगुप्त कौन सा है, फर्स्ट है। अब चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में बात करें, पहली बात इसके बारे में यह है
कि इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक। अब बताओ इसको वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है? इसके वास्तविक संस्थापक मानने के पीछे रीजन क्या है? वास्तविक संस्थापक मानने के पीछे रीजन नंबर एक तो यह है कि इनके बारे में हमें कोई जानकारी ऐसी मिलती नहीं, ना श्रीगुप्त के बारे में मिलती है न घटोत्कच के बारे में मिलती है, ठीक है, लेकिन हमें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी बात, इनके बारे में क्या कहते हैं, ये जो श्रीगुप्त और घटोत्कच है, श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में ये कहा जाता है कि श्रीगुप्त और घटोत्कच कोई महाराजा नहीं थे। इन्होंने केवल क्या किया था? इन्होंने केवल महाराजा की उपाधि को धारण किया था, ये कोई महाराजा नहीं थे। जैसे कई बच्चे उनका नाम रख दिया बचपन में थानेदार। जब आप थानेदार की तैयारी कर रहे हो तो भाई अगर नाम रखने थोड़ी होगा, नाम पहले ऐसे नाम होते थे, पटवारी, थानेदार, सरपंच, कलेक्टर, एमएलए, ऐसे नाम पहले होते थे। जैसे गांव में क्या है, इस नाम रखने के एक्सपर्ट लोग होते रहते हैं गांव में, है ना। तो ऐसे कई लोग हों जिन्होंने, जैसे मान लो सरपंच का चुनाव लड़ा और सरपंच के चुनाव में भले ही वो हार गया, लेकिन फिर भी उसको क्या बोलेंगे? सरपंच ही बोलेंगे। जब तक मरेगा नहीं तब क्या बोलेंगे? उसको सरपंच बोलेंगे। और विधायक, कई ऐसे लोग हैं जिनको विधायक आज तक चुनाव लड़ा, उनको विधायक बोलते हैं। तो अब देख लो इनके भी ये हालत है। इनके बारे में ये कहा जा रहा है श्रीगुप्त और घटोत्कच। श्रीगुप्त और घटोत्कच ये कौन थे? ये केवल कुषाणों के सामंत थे। ये कुषाणों के सामंत थे, ये महाराजा नहीं थे। इन्होंने केवल महाराजा की उपाधि को धारण किया, ये कोई महाराजा नहीं थे। सामंत मतलब होता है, जैसे मान लो कि सामंत मतलब ठिकानेदार मान लो, जैसे राजा हो गया। अब राजा हर जगह जा नहीं सकता, तो वो अलग अलग ठिकानों के सामंत बना देगा। अलग ठिकानों का मतलब एक तरह से विकेंद्रीकरण करेगा शक्तियों का। जैसे हम मान लो कि नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी हर जगह 29 जिलों में नहीं जा सकता, तो अलग क्या है, मुखिया बैठा दिए, ऐसे कुछ, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम को इसलिए वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि उनके बारे में क्या मानता है कि वो लोग सामंत थे, वो कोई शासक नहीं थे, ठीक है, पहली बात। दूसरा, ये चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक है। इस वंश का पहला है, यह गुप्त वंश का पहला शासक। जिसने क्या किया? गुप्त वंश का पहला शासक इसने क्या किया? जिसने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया, ठीक है। गुप्त वंश का पहला शासक पूछे तो कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया? तो 319-20 ईस्वी में क्या चलाया इसने? गुप्त संवत चलाया। मैंने शुरुआत में आपको संवत बताए थे कि भाई किस ईस्वी सन में शुरुआत हुई है तो ये क्या चलेगा? पीछे चलेगा। विक्रम संवत में शुरुआत हुई है तो ये क्या चलेगा? आगे चलेगा, ऐसे बताया था ना आपको, तो वो वाला, ठीक है। 319 ईस्वी 19-20 में क्या चलाया? गुप्त संवत चलाया। और क्या? और आगे बात करें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किससे किया है? इसने विवाह किया था किससे? इसने किससे? लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी। क्या नाम है इसका? कुमार देवी से इसने क्या किया? विवाह किया। विवाह करने के बाद इसने क्या किया? चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया? इसने राजा व रानी प्रकार के क्या चलाए? सिक्के। राजा व रानी प्रकार के इसने क्या चलाए? सिक्के चलाए। यानी उन सिक्कों पर खुद का नाम और लिच्छवी की कुमार देवी का नाम अंकित था, ठीक है। तो ये इस चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में मुख्य बातें हैं। पहली बात मैंने आपको बताई। पहली बात तो क्या हो गई? पहली बात ये हो गई कि यह क्या माना जाता है? यह गुप्त वंश का क्या मानेंगे? इसको वास्तविक संस्थापक मानेंगे। दूसरा, उपाधि कौन सी हो गई? महाराजाधिराज। तीसरा, इसने 319-20 ईस्वी में क्या चलाया? गुप्त संवत चलाया। और चौथा, इसने क्या किया? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से क्या? लिच्छवी वंश सबसे फेमस वंश मानते हैं उसको, ठीक है। उससे कुमार देवी से विवाह किया। विवाह करने के बाद इसने राजा और रानी प्रकार के क्या चलाए? सिक्के चलाए, ठीक है। ये मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई होगी।
देखो भले ही 1-2 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन अशुद्ध मत लिखना, जल्दबाजी में, ऐसे ज्यादा जल्दबाजी में लिखना, ठीक है, और समझ के लिखना। लिखना इतना आवश्यक नहीं है जितना क्या है समझना, ठीक है। चले आगे। अब देखो, अब चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है, इस चंद्रगुप्त प्रथम का अगला बताओ, अगला उत्तराधिकारी कौन होगा इसका? इसका उत्तराधिकारी होगा कौन? समुद्रगुप्त, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? समुद्रगुप्त। देखो भाई, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त जो है, इसका शासनकाल माना जाता है, टेन्योर इसका 335 से लेकर 375 ईस्वी तक इसका क्या माना जाता है? शासनकाल माना जाता है, ठीक है। 335 से लेकर 375 ईस्वी तक इसका टेन्योर या शासनकाल इसका माना जाता है, समुद्रगुप्त का। देखो, समुद्रगुप्त के बारे में 1-2 मान्यताएं हैं। अब ये मान्यताएं सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। मान्यता के अनुसार यह माना जाता है, पहली बात तो अभी हेड मास्टर 2018 में एक सवाल आया था कि बताओ लिच्छवी दोहित्र किसको कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्र, यहां पर दोहित्र का मतलब है पुत्र, पुत्र, ठीक है। तो हाँ, लिच्छवी दोहित्र जो माना गया है वो इसी को माना गया है, किसको? समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को। दोहित्र ऐसे करके कोई शब्द था इसमें, अभी इसमें आया था आरपीएससी हेडमास्टर 2018 में आया था, लिच्छवी दोहित्र किसको मानते हैं। तो मोस्टली लोगों ने, जिन्होंने थोड़ा सा कम पढ़ा था, उनको ध्यान था कि भाई लिच्छवी की राजकुमारी शादी की किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो संभवतः कौन होगा? लिच्छवी दोहित्र, चंद्रगुप्त प्रथम होगा। जबकि चंद्रगुप्त प्रथम तो उसका पति था ना, लिच्छवी की राजकुमारी का था, तो वो दोहित्र कैसे हो सकता है? तो मान्यता क्या है समुद्रगुप्त के बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में मान्यता यह है कि अगर समुद्रगुप्त प्रसन्न है, ये प्रसन्न होने पर क्या करेगा? प्रसन्न होने पर ये कुबेर की भांति धन लुटाता था, कुबेर की भांति प्रकट होता था। मतलब जैसे कुबेर, आप जानते हो कुबेर तो कुबेर ही है ना, जो मांगे वो देता था। किसी को सोना चाहिए, चांदी चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, जो मांगो, उसका मुंह ठीक है। तो लेकिन जब ये नाराज होता था समुद्रगुप्त, नाराज, जब ये नाराज होता था, तो नाराज होने पर यह यमराज की तरह प्रतीत होता था। यानी जब तक समुद्रगुप्त प्रसन्न है तब तक तो किसकी भांति है? कुबेर की भांति। लेकिन जब ये नाराज होता था तो नाराज होने पर यह यमराज की भांति प्रतीत होता था। बताओ ऐसा आदमी अच्छा रहता है कि बेकार? तो ये है, ठीक है। इसको दानी बहुत बड़ा मानते हैं। तत्कालीन समय के दानू बताते हैं कि रघु व पृथु से भी अधिक दानी माना गया, इसको अधिक दानी था। ये जो समुद्रगुप्त था, यह रघु व पृथु से भी बड़ा दानी इसको मानते हैं, समुद्रगुप्त को। अच्छा, इसके बाद आगे बात करें, समुद्रगुप्त जो है, इस समुद्रगुप्त का दरबारी विद्वान, बताओ इस समुद्रगुप्त का जो दरबारी विद्वान है उसका नाम है क्या? हरिसेन, हरिसेन है। और ये जो दरबारी विद्वान हरिसेन है, इसने क्या लिखी? इसने लिखी थी क्या? प्रयाग प्रशस्ति। इसने क्या लिखी? इसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। एक बार, कई बार सवाल ऐसे आ गया कि बताओ प्रयाग प्रशस्ति में क्या लिखा है? अब आप बोलोगे साहब प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। बोल ठीक है, लिखा है, लेकिन समुद्रगुप्त के किस विषय में लिखा है? देखो, प्रयाग प्रशस्ति में इसमें जो लिखा है ना, वो है समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन। अगर सवाल ऐसे आ जाए कि बताओ समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किसमें किया गया है? समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन, ठीक है ना। तो आप पूछो, बोलो किसमें कहा गया है? विजयों का वर्णन है। इसमें विजयों का क्या है? वर्णन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे बात करें समुद्रगुप्त के बारे में, तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। इसकी जानकारी हमको सिक्कों से मिलती है। अश्वमेघ यज्ञ करवाया। दूसरा, इसने और क्या किया? इसने वीणा प्रकार के सिक्के चलाई। एक बात तो है कि वीणा प्रकार के सिक्के चलाई, और ये श्रेष्ठ वीणा वादक भी था ना, ये श्रेष्ठ वीणा वादक था।
इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह वीणा बजाने में इतना माहिर था कि एक बार को तो नारद जी शर्मा जाए। यह लिखा है किताबों में, इतना शानदार वीणा बजाता था कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, तो श्रेष्ठ वीणा वादक भी था समुद्रगुप्त। ठीक है, ये बात लिख चुके हो शायद आप कि इसको लिस्वी दोहित्र या लिस्वी का पुत्र कहते हैं। और लिस्वी दोहित्र कौन है? समुद्रगुप्त है। मान्यता इसके बारे में क्या है कि प्रसन्न होने पर यह कुबेर की भांति, नाराज होने पर यमराज की भांति। इसको रघु और पृथु से भी अधिक क्या माना गया है? दानी माना गया है। इसका दरबारी विद्वान हरसेन था। हरसेन ने क्या लिखी है? प्रयाग प्रशस्ति लिखी। और प्रयाग प्रशस्ति जो है इसमें जो है समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया गया है। इसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, वीणा प्रकार के सिक्के चलाए, और यह क्या था? श्रेष्ठ वीणा वादक हुआ करता था। कौन? समुद्रगुप्त, श्रेष्ठ वीणा वादक। मतलब इतना सारा पावर, सारी चीज होने पर बाद भी क्या अपने साम्राज्य को विस्तार करने में ध्यान लगाते थे। पढ़ाई लिखाई, कई ऐसे लोग हैं जो कई कलाओं में निपुण, जैसे महाराणा कुंभा है ना, कई कलाओं में निपुण था, स्थापत्य कला का जनक बोलते हैं, इतने सारे किले बनवा दिए। और हमको काम केवल क्या है? पढ़ने का। न किले बनवाने हैं, न दुर्ग बनवाने हैं, न कुछ नहीं करना है अपन को। अब तो इतनी सारी चीजों को मैनेज करना बड़ी बात है कि नहीं है? मैनेज करना बड़ी बात है। हमें दूसरे का काम आसान लगता है, या फिर अगर किसी व्यक्ति ने कोई उपलब्धि पाली है तो उस उपलब्धि में हम क्या है, ऐसे बोले साहब, जैसे भी क्या उपलब्धि बताऊं मैं आपको, जैसे आप कोई पुराना एसआई लगा है, उस एसआई से पूछो, बोले तूने क्या पढ़ा? कुछ नहीं, ऐसे कोई खास पढ़ा नहीं मैंने, ये पढ़ा था, थोड़ा सा जीके पढ़ लिया था, थोड़ी सी हिंदी पढ़ ली थी, थोड़ा ये कर लिया था, वो कर लिया था ना वो। अब कई लोग तो क्या वास्तविकता बता नहीं पाते, कई लोगों की किस्मत अच्छी होती है। देखो कई बार किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब आप बोलो साहब लक नहीं होता है, मेहनत, देखो मेहनत भी होती है, लक भी, दोनों होता है। देखो अगर अकल या दिमाग से काम होता ना तो राजा होता बीरबल। भाई अकबर तो अनपढ़ था ना, अकल किसमें ज्यादा थी? बीरबल में। क्या बीरबल राजा बना? बीरबल ने हमेशा अपने आप को समर्पित कर दिया किसको? अकबर को, है ना। और अकबर भले ही अनपढ़ था, है ना, चाहे कैसा ही था, लेकिन राज योग था उसके। ठीक है ना, तो लिख लिया। अब चलते हैं आगे। आगे बात करें इसके बारे में, तो यह श्रेष्ठ वीणा वादक था और इसने अश्वमेध करवाया। और देखो इसको और क्या बोलते हैं, मैं बात किसी कर रहा हूं? समुद्रगुप्त की। इसे कविराज कहते हैं। क्या इसने कोई काव्य लिखा? इसने लिखा था कौन सा? उपजीव्य। उपजीव्य काव्य लिखा इसने। उपजीव्य नामक क्या लिखा? काव्य लिखा। और सुनो, यह बताओ किसका उपासक था? भगवान विष्णु का। किसका उपासक था ये? भगवान विष्णु का ये उपासक था। ठीक है, और सुनो, इसको कितने युद्धों का विजेता कहते हैं? इसको 100 युद्धों का, 100 युद्धों का विजेता कहते हैं, विजेता कहते हैं। ठीक है, दूसरा विंसेंट स्मिथ, ये सवाल कई बार आया है। विंसेंट स्मिथ ने इसे क्या कहा? विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का क्या कहा? नेपोलियन कहा। नेपोलियन कहा। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना आप। विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा? इसको भारत का नेपोलियन कहा। तो ये 2 3 4 बात है। पहली बात, कविराज कहते हैं इसको। इसने कई कविताओं का संग्रह लिखा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है उपजीव्य। इसने उपजीव्य नामक काव्य लिखा। किसका उपासक है? भगवान विष्णु का। कितने युद्धों का विजेता है? 100 युद्धों का विजेता। विंसेंट स्मिथ ने इसको क्या कहा? और मेरा अगला सवाल आप फटाफट से सुन लो कि 52 युद्धों का विजेता किसको बोलते हैं? अरे वाह, 52 युद्धों का विजेता कौन है? मारवाड़ का शासक, जिसका नाम क्या है? मालदेव। 100 युद्धों का विजेता कौन हो गया? समुद्रगुप्त। ठीक है, अब देखो समुद्रगुप्त ने कई राज्यों को जीता, और कई राज्यों को जीत कर उन राज्यों के प्रति इसने क्या किया? अलग अलग प्रकार की नीति चलाई। ये नीतियां भी कई पूछता है, कई बार राज्यों की संख्या पूछ लेता है। देखो मालदेव का बेटे थे, वैसे देखा जाए ऑथेंटिक रूप से 4 थे। अरे ऐसे तो फिर कोई वो नहीं है। ऐसे बताओ शाहजहां कितने बेटे थे? शाहजहां के 4 पढ़ते ना बेटे। भाई शाहजहां के 4 बेटे पढ़ते, औरंगजेब, शुजा, मुराद और दारा सिकोह, 4 ही पढ़ते ना हम। जबकि आपने पढ़ा होगा कि मुमताज महल ने 14 बच्चों को जन्म दिया, और हाँ और भी कितनी सारी पत्नियां थी। तो ऐसे इतिहास में हम सारे बच्चों को थोड़ी ढूंढते हैं,
ऐसे तो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। तो हम इतिहास में उन्हीं का जिक्र करते हैं जिनका कोई योगदान है, ठीक है ना। अब सुनो आगे। तो ये हो गया, किसे कविराज कहते हैं, उपजीव नामक काव्य लिखा, भगवान विष्णु का उपासक था, 100 युद्धों का विजेता हो गया, और विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का क्या कहा, नेपोलियन कहा। अब चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में। समुद्रगुप्त की विजय, समुद्रगुप्त की विजय। अब देखो आप, समुद्रगुप्त की विजय, इसने किन किन राज्यों को जीता और किन किन राज्यों को जीतकर उनके प्रति कौन कौन सी नीति चलाई। देखो सबसे पहले देखो इसने क्या किया, इसने आर्यावर्त, आप बताओ इसने आर्यावर्त के कितने राज्यों को जीता, संख्या कई बार पूछता है, 9। इसने आर्यावर्त के 9 राज्यों को जीता, 9 राज्यों को जीता। अब 9 राज्यों को जीत लिया, इन 9 राज्यों को जीतने के बाद उन राज्यों के प्रति कौन सी नीति चलाई, ये नीति पूछता है। प्रसभोद्धरण की नीति चलाई। ये मेरी बात समझ आती है क्या? प्रसभोद्धरण का मतलब क्या होता है? देखो प्रसभोद्धरण का मतलब होता है किसी राज्य को समूल नष्ट कर देना, किसी राज्य को समूल नष्ट कर देना, प्रसभोद्धरण, ठीक है। इसने आर्यावर्त के 9 राज्यों को जीता, उनके प्रति क्या चलाई, प्रसभोद्धरण चलाई। इसके बाद इसने क्या किया, इसने दक्षिण भारत, बताओ दक्षिण भारत के कितने राज्य जीते, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता, और 12 राज्यों को जीतकर कौन सी चलाई इसने, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति चलाई। अब बताओ इस ग्रहण मोक्षानुग्रह का मतलब क्या होता है? ग्रहण मोक्षानुग्रह का मतलब क्या होता है? ग्रहण मोक्षानुग्रह का मतलब होता है पहले उनको ग्रहण कर लिया और बाद में उनको मोक्ष दिया, छोड़ दिया। भाई दक्षिण भारत के राज्यों पर अधिकार करना आसान काम थोड़ी है, वहां जाना आने जाने में दिक्कत हो जाए बहुत। औरंगजेब मर गया दक्षिण भारत के चक्कर में, तो नहीं। तो दक्षिण भारत के राज्यों में आने जाने कोई साधन नहीं था, साधन का अभाव था। तो इसने समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता, लेकिन जीतने के बाद उनको वापस से क्या कर दिया, छोड़ दिया, पैसा ले लिया और छोड़ दिया, ठीक है। तो इसने 2 महत्वपूर्ण है, ज्यादातर ये 2 पूछता है कि आर्यावर्त के कितने राज्य जीते, 9, दक्षिण भारत के कितने जीते, 12, और नीति कौन चलाई, ग्रहण मोक्षानुग्रह, उनकी कौन सी है, प्रसभोद्धरण। प्रसभोद्धरण का मतलब क्या होता है, किसी राज्य को समूल नष्ट कर देना, ठीक है ना। और ग्रहण मोक्षानुग्रह का मतलब क्या होता है कि उनको ग्रहण कर लिया फिर बाद में मोक्ष दे दिया, उनको छोड़ दिया बाद में, ठीक है। इसने और इसने आठविक राज्यों को जीता। अब आठविक राज्य कौन से हैं? आठविक राज्य जो विंध्याचल की जो वन श्रेणी है, विंध्याचल की जो वन श्रेणी है, उस वन श्रेणी में जो राज्य हैं, विंध्याचल की वन श्रेणी जो राज्य, उनको जीता। उनको जीतने के बाद उनके प्रति कौन सी चलाई, इसने चलाई परिचारिक व्रति की नीति। अब परिचारिक व्रति क्या होती है? परिचारिक व्रति होती है कि उन राज्यों को अपना सेवक बना लिया, अपना दास बना लिया उनको। ये तीनों नीति समझ में आई क्या? पहली प्रसभोद्धरण का मतलब क्या होता है? प्रसभोद्धरण का मतलब होता है किसी राज्य को समूल नष्ट कर देना, फिर उस पर अधिकार कर लेना। दूसरा होता है ग्रहण मोक्षानुग्रह, पहले अधिकार किया बाद में उनका कर दिया, छोड़ दिया। परिचारिक व्रति मतलब क्या, उनको अपना क्या बना लिया, सेवक बना लिया, ठीक है। इसके बाद अन्य राज्यों के प्रति, अन्य राज्यों के प्रति बताओ इसने कौन सी चलाई? इसने परराष्ट्र की नीति। परराष्ट्र की नीति का मतलब, अब इसमें देखो कई प्रकार के, परराष्ट्र की नीति में कई प्रकार की नीतियां थी। जैसे उनसे गरुड़ की पूजा करवाता था। गुप्त काल है, इस गुप्त काल का प्रतीक क्या है? गरुड़। मौर्य काल का प्रतीक क्या है? मोर। इसका प्रतीक है गरुड़। तो ये क्या परराष्ट्र की नीति में क्या करता, गरुड़ की पूजा करवाता, उनकी जो एक निश्चित एज की लड़कियों को जो है अपने साम्राज्य में बुलवाता है ना, ऐसे काम ये करता था, परराष्ट्र की नीति, ठीक है। तो ये इसकी वजह से प्रमुख जो नीतियां वो 3 इंपॉर्टेंट नीतियां हैं, ठीक है।
अब चलते हैं हम इसके आगे। नीति चलाई कौन सी? प्रसभोद्धरण। प्रसभोद्धरण का मतलब होता है किसी राज्य को समूल नष्ट कर देना। दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता और ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति चलाई। चले आगे। अब देखो आगे, अब इसके बाद आगे बात करें। देखो, अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि जो प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, अगर आपसे सवाल पूछ ले कि इस प्रयाग प्रशस्ति में बताओ पहला लेख किसका मिला है, बताओ। प्रयाग प्रशस्ति सवाल आ गया आपसे एग्जाम PSI में, बताओ प्रयाग प्रशस्ति में पहला लेख किसका मिला। प्रयाग प्रशस्ति में पहला लेख अशोक का है। किसका है? अशोक मौर्य का। और सुनो, और प्रयाग प्रशस्ति का या प्रयाग प्रशस्ति पर जो दूसरा लेख है ना, वो दूसरा लेख है किसको है? वो है समुद्रगुप्त का। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? भाई प्रयाग प्रशस्ति तो समुद्रगुप्त के ही काल में लिखी गई है ना, तो फिर पहला लेख अशोक मौर्य का क्यों? पहला लेख अशोक मौर्य का इसलिए है, जैसे आप मान लो कि ये कोई अभिलेख है, ये हो गया साहब अभिलेख। ये जो अभिलेख है इसके ऊपर लिखा है कौशांबी। मैं लिखाया था ना आपको कौशांबी अभिलेख। ये कौशांबी अभिलेख किसका था? अशोक का था ना। अब अशोक का था तो इसके ऊपर ये अशोक के बारे में लिखा है। इसके ऊपर ये किसके बारे में लिख रहा है? अशोक के बारे में। ये लिखता हूं मैं अशोक, अशोक मौर्य के बारे में लिख रहा है, ये अशोक के बारे में लिख रहा है। अब ये अशोक के बारे में लिख दिया। अब अशोक तो चला गया, मौर्य काल खत्म हो गया। अब जब समुद्रगुप्त का शासनकाल आया तो ये जगह खाली पड़ी है, तो समुद्रगुप्त ने कहा बोले अपनी लिख दो यहां पर प्रयाग प्रशस्ति। क्या लिख दिया? प्रयाग प्रशस्ति। और साहब इसमें समुद्रगुप्त की वीर गाथाओं को इसमें गा दिया। अब प्रयाग प्रशस्ति हो गई है, ठीक है ना। अब बताओ इस पर पहला लेख किसका है? पहला तो अशोक का ही है ना, अलग, क्योंकि अशोक के कौशांबी अभिलेख पर ही लिखी गई है क्या? प्रयाग प्रशस्ति। लेकिन ये प्रयाग प्रशस्ति पहले कहां थी? पहले कौशांबी में थी, पहले कौशांबी में थी, जिसे अकबर ने कहां लगवाया? इलाहाबाद। जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया, इसलिए इसको इलाहाबाद प्रशस्ति बोलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति क्या बोलते हैं? इलाहाबाद प्रशस्ति। अब सुनो मेरी बात, अभी भी इस पर इतनी जगह खाली है। अब अकबर के शासन काल में इस प्रयाग प्रशस्ति को कौशांबी से कहां लाया गया? कौशांबी से इलाहाबाद लाया गया। तो ला रहा था होगा कौन? जहांगीर। तो जहांगीर लाइन खाली थी, तो जहांगीर का बोले एक दो लाइन मेरे भी लिख दे, लिख दिया इसकी। इस पर जहांगीर का भी लिखा है। फिर बीरबल ने बोला बोले एक लाइन तो मेरे लिख दे, बीरबल लिख दे, बीरबल एक लाइन बीरबल की, ठीक है ना। तो ये क्या है समझिए ना, सबका लिखा है इसमें, ठीक है। बाकी मूल रूप से है कि इसका कौशांबी अभिलेख है, उस पर प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। जहांगीर ने भी अपना लेख लिखवाया और बीरबल ने भी अपना लेख लिखवा दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। और अब मैं लिखता हूं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, देखो प्रयाग प्रशस्ति की 2-3 महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, आपसे पूछ ले बताओ प्रयाग प्रशस्ति की भाषा कौन सी है, तो आपको बोलोगे, क्या बोलोगे? प्रयाग प्रशस्ति भाषा कौन सी है? संस्कृत। आपसे पूछे प्रयाग प्रशस्ति की लिपि कौन सी है, तो लिपि कौन सी हो जाएगी इसकी? ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। आपसे पूछ ले प्रयाग प्रशस्ति जो है भाषा हो गई संस्कृत, लिपि हो गई ब्राह्मी हो गई। और प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन हो गया? लेखक कौन होगा इसका? कौन? हरिसेन। और आपसे पूछ ले प्रयाग प्रशस्ति की बताओ शैली कौन सी है, तो शैली इसकी कौन सी? शैली इसकी गद्य पद। कौन सी है? गद्य पद। और गद्य पद को क्या बोल सकते हैं हम? चंपू। क्या बोल सकते हैं इसको? चंपू काव्य। जो गद्य पद दोनों में होता है ना, उसको क्या कहते हैं? उसे चंपू काव्य कहा जाता है। भाई प्रयाग प्रशस्ति पर पहला लेख किसका हो गया? अशोक मौर्य का। सिंपल बात, ठीक है, अशोक मौर्य का हो गया। दूसरा लेख किसका होगा? दूसरा लेख हो जाएगा समुद्रगुप्त का। क्यों? पहला लेख अशोक मौर्य क्यों होगा? क्योंकि इस पर लिखाई किस पे गया है? अशोक के कौशांबी अभिलेख पे लिखा गया, तो पहला लेख अशोक का ही, ठीक है।
इसके बाद ये प्रयाग प्रशस्ति पहले कहाँ थी? पहले कौशाम्बी में थी, और इसे इलाहाबाद लाने वाला कौन है? इलाहाबाद लाने वाला है कौन? अकबर। और फिर ये प्रयाग प्रशस्ति के बारे में ये है, ठीक है, कि प्रयाग प्रशस्ति की भाषा, इसकी भाषा हो गई संस्कृत, इसकी लिपि हो गई ब्राह्मी, लेखक हो गया हरिसेन, शैली हो गई गद्य पद्य या चंपू। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। और फिर बाकी की बातें करेंगे बाद में। धन्यवाद।